So, Assalamu alaikum to everyone. This is Ayaz Ali Shah, and I'm a teacher in the Dawood University of Engineering and Technology, Karachi. And today we are going to discuss a topic regarding the downfall of scientific rationality in Muslim Ummah, especially in the perspective of Pakistan. So, to get the verdict on this topic, joining me, Dr. Parvez Amir Ali Hudbai. आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा. पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो डॉक्टर साहब के नाम से नावाकिफ होगा एकेडमिक्स में. फिर भी व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं डॉक्टर साहब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपसे करवाता चलूं. डॉक्टर साहब 1950 में कराची में पैदा हुए. डॉक्टर साहब ने अपनी अर्ली एजुकेशन कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की 1960s में. देन डॉक्टर साहब हायर एजुकेशन के लिए MIT USA चले गए. देन उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में डिग्रीज हासिल की और बिलाखिर 1978-79 में न्यूक्लियर फिजिक्स में अपनी PhD कंप्लीट करके पाकिस्तान आए और कायद आज़म यूनिवर्सिटी में तदरीसी शोबे से वाबस्ता हुए और एज अ प्रोफेसर वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया. डॉक्टर साहब ने तकरीबन 40 साल कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया. इसके अलावा डॉक्टर साहब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड FC कॉलेज से भी डॉक्टर साहब मुंसलिक रहे. इसके अलावा डॉक्टर साहब के नाम कई इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जिनमें बेकर अवार्ड्स, अब्दुल सलाम अवार्ड एक्सेट्रा. सो डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड खुशामदीद कहूँगा आपको मैं अपनी इस शॉर्ट टॉक में. सो बिफोर गोइंग टू बिगिन विद द एजेंडा, डॉक्टर साहब मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि जब भी आपसे मेरी ऑनलाइन या जब भी बात हो तो वो आपसे मैं एक सवाल करूँ. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक बच्चा जो कराची में पैदा होता है, अर्ली एजुकेशन कराची में हासिल करता है, हमारा जो माहौल है वो पाकिस्तान का बहुत ही कंजर्वेटिव है. आपको जिस तरह से पता है, जहाँ ये बताया जाता है कि वी आर मुस्लिम फर्स्ट देन वी आर पाकिस्तानी, उसमें एक बच्चा पैदा होता है, अर्ली एजुकेशन हासिल करता है एंड सडनली ही एंडेड अप इनटू MIT जाता है, वहाँ एजुकेशन हासिल करता है और वो वहाँ पे बहुत बड़े जायंट्स को देखता है, लाइक इकबाल अहमद, नोम चॉम्स्की, जो बिल्कुल लेफ्ट की नुमाइंदगी करते हैं. उस टाइम पे वियतनाम की वॉर हो रही थी तो अमेरिका चढ़ दौड़ा था वियतनाम पे. जो जितने भी प्रोग्रेसिव लोग थे अमेरिका में शोर मचा रहे थे कि अमेरिका ने बहुत ही बुरा किया है. और यहाँ पे आप मेरे ख्याल में उस वक्त 1960s में अयूब खान की आमरीत थी. आई डोंट नो आप किस पर्टिकुलर ईयर में आप अमेरिका गए थे. तो मे भी यही दौर था या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था या इनिशियल फेज था पीपल्स पार्टी की क्रिएशन का. तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक राइट और सेंटर राइट की यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही थी उस टाइम. और जब आप MIT गए तो वहाँ पे बिल्कुल एक अलग सिनेरियो था. तो मैं कहता हूँ हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा एजेंडा है, उससे पहले मैं आपसे इस सवाल का जवाब दूँ. थोड़ा सा मुझे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं कि क्या तब्दीली आपके अंदर आई अमेरिका जाने से पहले और उसके बाद. जी डॉक्टर साहब. मैं 69 में अमेरिका गया, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं कि राइट का बोलबाला था. उस वक्त तो स्टूडेंट एक्टिविज्म का जमाना था. मैं उसमें बिल्कुल शरीक नहीं था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान में एक नया जज्बा सा डाला हुआ था कि सड़कों पे निकल आओ, अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाओ, कि यहाँ रोटी कपड़ा और मकान सबसे अहम बात है. और उसके नतीजे में मुझे याद है कि 68 में अमेरिकन एम्बेसी, पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर जो बंदर रोड पे है, वो जलाया गया. मगर मैं इन चीजों से बिल्कुल अलग थलग था. मैं अपनी दुनिया में रह रहा था. अच्छा, मेरी दुनिया जो है वो किसी हद तक पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन मैं ज्यादा तो कबाड़ खानों के चक्कर लगा था उन दिनों में. तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जुनून ही मुझ पे सवार था कि मैं हर घर में हर चीज को खोलता था, उसको अलग करके फिर दोबारा जोड़ता था, फिर नई चीजें बनाता था. और जो कबाड़ खानों में उस जमाने में चीजें मिलती थी फ्रे रोड पर, तो उनमें बड़े बड़े मैग्नेट होते थे. जब कोई जहाज क्रैश होता था तो उसमें से पुराने वाल्व निकलते थे, बहुत मजे की चीजें निकलती थी. तो वो उनको
जोड़ कर खोल कर फिर मुझे बड़ा मजा आता था और यूं फिर मैं अमेरिका चला गया। लेकिन जब मैं अमेरिका गया और इरादा मेरा ये था कि मैं वहां जाके इलेक्ट्रॉनिक्स करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा। जाकर फिर दो चीजें मैंने देखी। एक तो ये कि वहां बंदा बंदा सड़क पे निकला हुआ है, जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर एमआईटी के वो निकले हुए हैं, उधर के स्टूडेंट्स भी निकले हुए हैं। और मैंने अपना सर खुजाना कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के लोग उसी मुल्क की हुकूमत की जंगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि 65 की जब जंग हुई थी, मैं तो पाक फौज के 100% क्या 101% साथ था। और मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है वहां पे। एक तो ये, दूसरे ये कि मैंने देखा कि वाह, उधर जो इल्म का समंदर है, इतना बड़ा, इतना वसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक ही चीज है। फिर मुझे अ, असल एहसास होने लगा कि ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जो दुनिया के भेद खोलती हैं। और फिर मेरी सोच हर लिहाज से बदलने लगी, इल्मी लिहाज से, और आहिस्ता आहिस्ता सियासी शऊर भी बेदार होने लगा। और फिर मैं जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सका, मैं वहां से भागा अमेरिका से। तो 4 साल में मैंने बड़ी मेहनत की, 3 डिग्रियां ली, वापस आया। और पहले तो कराची में, जहां आप है ना, जी डॉक्टर साहब। मेरा घर भी है कराची। उधर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एनईडी में, लेकिन उधर उन्होंने भगा दिया, कहा कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं। तो मैं फिर इस्लामाबाद आ गया और 73 से लेकर आज तक मैं इधर ही टिका हुआ हूँ। बेहतरीन डॉक्टर साहब। चलें, ज़बरदस्त। चलते हैं मैं एजेंडा की तरफ। जो पहला सवाल है डॉक्टर साहब, जो बिल्कुल कोर इशू है और कोर क्वेश्चन है हमारा, कि मुसलमान साइंसदान, मुसलमानों के अंदर साइंस का क्या कहें कि एक ज़वाल। पहले हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन पे हम फख्र किया करते थे, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सदी तक। इब्न हैशम, इब्न सीना, याकूब अल किंदी, बहुत बड़े बड़े नाम जिन पे हम कहते थे कि दैट वी आर द पायनियर्स ऑफ साइंस। उसके बाद डॉक्टर साहब एक हम जवाल देखते हैं, कोई तकरीबन 700-800 साल से या 700 साल से हमारे पास कोई बड़ा साइंसदान इस तरह का पैदा नहीं हुआ, एक्सेप्ट डॉक्टर सलाम। फिर उनके साथ जो हुआ वो एक अलग इशू है कि उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं कि ये जो हम डीरेल हुए हैं साइंटिफिक वे से, कोई इनोवेशन नहीं आई मुसलमानों में। एज ए मुस्लिम उम्मा आप इसको डिस्कस कीजिएगा, फिर उसको आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लाइएगा 70 सालों में। किस तरह से डॉक्टर साहब आप इसको देखते हैं? जिस जमाने में मुसलमानों के जहन खुले थे, तो साइंस की तरक्की भी हो सकी, क्योंकि बुनियादी तौर पर साइंस तजस्सुस से जन्म लेती है। क्या, क्यों, कैसे, और इन सवालात के जवाबात किसी किताब में बंद नहीं है, ना किसी आसमानी किताब में है और ना ही मौजूदा किताब में है। उनको ढूंढना पड़ता है। तो जिस लेबोरेटरी में आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप नए सवालात के जवाबात तलाश करते ना। अब कुछ वक्त तक, मैं कहूँगा कि 400 साल तक एक ऐसा फिक्री निज़ाम राइज था मुसलमान मुल्कों में, उन खित्तों में जहाँ मुसलमान आबाद थे। रियासतें थी या नहीं थी ये एक अलग बात है, लेकिन वहां पर जो एक रैशनल सोच थी, और इसमें मैं मोतजिला को बहुत क्रेडिट दूंगा। मोतजिला वो थे जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ ईमान नहीं, हमें अक्ल की भी जरूरत है। तो जो यूनान की किताबों से उन्होंने सीखा था, जो मंतिक और रियाजी के उसूल सीखे थे, उनको इस्तेमाल करते हुए फिर नया इल्म जन्म लेने लगा। और हर किस्म के लोग वहां जमा होते थे हारून अल रशीद की दरबार में। उधर बहुत ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, नसरानी भी। और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान
वो खुलते चले गए, उनमें एक तजस्सुस पैदा हुआ कि ये इतनी बड़ी दुनिया है, चलो इसको हम जानें। अब ये तो चला, बहुत देर तक चला, लेकिन कोई 12वीं सदी, 13वीं आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर एक ऐसी सोच हावी हो गई। वो जो मैं कहूँगा कि रासिख़ुल इत्क़ाद मुसलमानों की थी, जैसा कि इमाम अल-ग़ज़ाली है, जिन्होंने कहा कि इसमें आप अक़ल पे भरोसा कर ही नहीं सकते। एक ही हाकिम है इस कायनात का, वो अल्लाह तबारक व तआला है। सारा इल्म उसी के पास है, आप कुछ नहीं जान सकते। आप इल्लत और मालूल, सबब और मुसब्बब को आपस में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो फिर आप कुफ्र के रास्ते पे चले जाएँगे। तो बहुत देर तक साइंस को कुफ्र के साथ जोड़ा गया, और वैसे भी अगर ना भी आप जोड़ें कुफ्र के साथ, जो रटने का पूरा अमल शुरू हुआ कि तालीम वो है कि आप आसमानी किताबों को हिफ्ज़ करें, आप हदीस को हिफ्ज़ करें, कि असल इल्म वो है। दुनियावी इल्म तो ये बस आपको इस दुनिया के लिए तैयार करता है, हमें तो ज़िंदगी बादुल मौत के लिए तैयार होना है। और आज भी जो तालीम है, वो बुनियादी तौर पे वही है। तो मुसलमान के लिए जब तक वो ऐसी सोच में फँसा रहेगा, कोई फ्यूचर नहीं। वो हुआ सो हुआ, उसको अब 800 साल हो गए, वो दौर दोबारा नहीं आने वाला। डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते कि हमारी जो हम जो डिरेल हुए इस रास्ते से, इस पे इमाम अल-ग़ज़ाली का एक बहुत बड़ा हाथ, नो डाउट, जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था इब्न सीना पे, अल-फ़ाराबी पे, जितने भी एरिस्टोटल्स के डिसिपल्स थे, यानी जो भी उसके मानने वाले थे, ग्रीक फिलॉसफी को, स्पेशली एरिस्टोटल को, क्योंकि बहुत सारा जो अल-फ़ाराबी ने और इब्न सीना ने जो बहुत सारा काम लिया था वो एरिस्टोटल से लिया था। तो डॉक्टर साहब, अल-ग़ज़ाली का जो फिर जो आंसर उन्होंने इब्न रुश्द ने दिया, उन्होंने किताब लिखी थी अपनी रिबटल में, अल-ग़ज़ाली ने किताब लिखी थी जो क्रिटिसिज्म उन्होंने किया इब्न सीना पे और अल-फ़ाराबी पे। किताब का नाम भी है कि द इनकोहेरेंस ऑफ कोहेरेंस ऑफ हाँ, फिलोसफर्स। तहफ़ अल-फ़लासफ़ा, और फिर उसका उसका जो जवाब लिखा गया जवाब आया वो था तहफ़ अल-तहफ़्त जी, जी, बिल्कुल, अल-फ़लासफ़ा। द इनकोहेरेंस ऑफ इनकोहेरेंस, जो फिर इब्न रुश्द ने हाँ, लिखी। डॉक्टर जी। साहब, तो एक तो मुझे जो लगता है कि जैसे मेरी जो नाक़िस अक़ल है, मैं ये कहता हूँ कि एक तो ग़ज़ाली का क्रिटिसिज्म, इसमें एक कहते हैं कि हम बेसिकली रैशनल तो नहीं मानते, मगर जो एक नॉर्मल बंदा है, क्या कहते हैं, उस टाइम पे जो बगदाद और उसकी जो प्रेमिसेस में रहने वाला एक नॉर्मल रिलीजियस बंदा, उसको उस फ़लसफ़े ने बहुत इंस्पायर किया कि यार, अगर हम इल्लत और मालूल के कनेक्शन को जोड़ देते हैं तो शायद खुदा की नफ़ी हो जाती है, और जब खुदा की नफ़ी हो जाती है तो हम शायद इस्लाम या उस टाइम पे दूसरे जो भी एब्राहमिक रिलीजन थे, उन्होंने भी ग़ज़ाली की बात को एंडोर्स किया था। तो वो ये कहते थे कि शायद यार हम अपने इस स्फीयर से निकल जाएँगे। तो इसीलिए लोग उनकी तरफ ज़्यादा चले गए। दूसरा पॉइंट डॉक्टर साहब ये है कि फिर जब मंगोल इन्वेजन होती है बगदाद में 1258 में, तो लाइब्रेरीज़ जला देते हैं और सारे जो बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी कत्ल कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो 2 ऐसी बुनियादी वजह हैं जिसके बाद जो मुसलमान हैं वो डाउनफॉल की तरफ गए, और उसके बाद जो आपका जो सेंटर ऑफ पावर है, वो टर्की शिफ्ट हो गया, और जो हमारे तुर्क थे वो ज़्यादा इंस्पायर्ड थे रूमी से और पर्शियन लिटरेचर से, जो सूफीज़्म से रिलेटेड था। तो मेरे ख़्याल से तो जो बागडोर मुसलमानों की उसके बाद फिर आई, तो वो तुर्की के लोगों के पास आ गई। तो मेरे ख़्याल में फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दी, और जैसे वो प्रिंटिंग प्रेस का इश्यू था, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये एक काफ़िराना सोच है, काफ़िरों की इजाद है, हम नहीं इसको चलने देंगे। बुकों की प्रिंटिंग पे मसला था। तो आप क्या समझते हैं कि फिर इब्न रुश्द, जो इब्न रुश्द थे नो डाउट, हालाँकि मुसलमान थे, अंदलस में बैठ के उन्होंने काम किया, यूरोप ने सारा फ़लसफ़ा उनसे लिया। तो किस तरह से इन दोनों एक्सट्रीम्स को डॉक्टर साहब आप देखते हैं कि क्या ये फैक्टर्स वाक़ई इस तरह के थे कि आपकी एक लाइब्रेरी जल गई, और ठीक है, क्या जो इल्म नो डाउट किताबों में था, तो यहाँ से जो लोगों का जो इल्म था, इंटेलेक्चुअल्स कहाँ गए? वो सोच बिल्कुल ही हम देखते हैं कि
शेडो में चली गई, हम बिल्कुल उससे आरी हो गए। हाँ, हो गए। अब कोई शक नहीं कि जब इब्न रुश्द ने मुखालफत की अल-गज़ाली की, तो उसकी किताबें जला दी गई। और इब्न रुश्द वो शख्स है, वाहिद शख्स है जो अब जिसे साइंटिफिक एनलाइटनमेंट जो खिरद अफरोजी का दौर है उसमें याद किया जाता। लेकिन देखें, हम सिर्फ एक फर्द को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हाँ, अल-गज़ाली की सोच वही थी जो आपने बयान की कि आप सबब मुसब्बब को ना जोड़ें, ये ना कहें कि एक रुई को अगर आप रुई के नज़दीक आप माचिस की तीली लगाते हैं, पहुँचाते हैं, तो रुई इसलिए जलती है कि आपने माचिस लगाई, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि असल में अल्लाह ताला फरिश्ते भेजते हैं, वो फरिश्ते हैं जो उस रुई को आग लगाते हैं, वगैरह-वगैरह। ये भी कहा कि अगर कोई तीर है वो अपने हदफ की तरफ जा रहा है, आप कह नहीं सकते कि ये हदफ को जाके लगेगा, क्योंकि जब भी आप ये कहते हैं कि ऐसा होगा, तो फिर अल्लाह ताला के लिए आप कोई जगह ही नहीं छोड़ते। आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर मैं पत्थर को छोड़ूँ तो वो ज़मीन पर गिरेगा। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो उसको नीचे ना गिराए, वो उसको ऊपर उठाए। तो हाँ, अल-गज़ाली का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। लेकिन देखें, अगर तो वो वाहिद कोई शख्स होता ना, अकेला होता, तो फिर तो कोई बात ही ना होती। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोगों ने उसकी सोच को दुरुस्त माना और आज भी दुरुस्त मानते हैं। अब आप बैठें किसी बस में सफ़र से पहले या जहाज़ में बैठे तो पहले दुआए सफ़र पढ़ी जाती है। आप हर काम जो है उससे पहले इंशाअल्लाह कहते हैं। अब इंशाअल्लाह कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ऐसा होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ठीक है, आप मंज़िल पर पहुँच जाएँगे, नहीं चाहा तो नहीं पहुँचेंगे। पत्थर के गिरने पर भी ये कहा तो जा सकता है कि इंशाअल्लाह ये पत्थर नीचे गिरेगा, मगर आम तौर पे लोग नहीं कहते, लेकिन कह भी सकते हैं। तो अब मसला ये है कि क्या हुआ? डॉक्टर साहब, लाइट्स का इश्यू था। जी। मसला ये है कि जब आप साइंस की नफ़ी यूँ करते हैं, इल्लत और मालूल का जोड़ आपस में ख़त्म करते हैं, तो फिर आपको साइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, शख्सियत जैसी भी हो इमाम अल-गज़ाली की, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। बात ये है कि बाद में लोगों ने क्या कबूल करना चाहा, किस चीज़ को वो मानते हैं। अगर वो ये मानते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़रूरत है, तो बस फिर छोड़ दीजिए साइंस को। देखें, अल्लाह ताला की ज़रूरत, कोई इसमें शक नहीं कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, लेकिन कायनात के साथ वो कवानीन भी बनाए जो उसे चलाते हैं। अब उन कवानीन को तो आप ढूँढने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर आप समझते हैं कि अल्लाह इज़ द प्राइमरी कॉज़ेशन। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है प्राइमरी कॉज़ेशन और सेकेंडरी कॉज़ेशन। प्राइमरी कॉज़ेशन में ये है कि हर वो चीज़ होती है जो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है और कोई वो चीज़ नहीं हो सकती जो जिसमें अल्लाह खुद मौजूद ना हो। तो अब जैसा कि मिसाल मैं देता हूँ, ज़ियाउल हक के ज़माने में ये इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ जो इधर इस्लामाबाद ही में है, यहाँ से कुछ चंद एक मील दूर है। उन्होंने बहुत सी किताबें निकाली थी और एक किताब थी कीमिया की तदरीस का नज़रियाती पहलू, और उसमें ये कहा था कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते वक़्त ये ना पढ़ाएँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से पानी बनता है, क्योंकि इससे ये तासुर मिलेगा जैसा कि कुदरत की अंधी ताकतें हर चीज़ चलाती। जो इस्लामी तरीका है कीमिया पढ़ाने का, वो ये है कि जब ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन को पास लाया जाता है तो बहुकुम इलाही वो पानी में तब्दील हो जाते हैं। अब ठीक है, फिर आप अगर ये करते रहेंगे, आप बायोलॉजी में भी ये करेंगे, और बायोलॉजी में तो ज़ाहिर है कि नज़रिया इर्तिक़ा को मुस्तरद ही करना है, तो फिर क्या 800 साल हो गए, कुछ नहीं किया साइंस में, अगले 800 साल भी यूं गुजर जाएंगे। ठीक डॉक्टर साहब, सही। डॉक्टर साहब, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम कहते हैं कि साइंस और मजहब की जंग है, साइंस और मजहब की जंग है। डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते कि उस टाइम पे जब साइंस जन्म ले रही थी, तो साइंस ने जन्म लिया ही फलसफे से है। आज की तारीख में हम फलसफे को अलग रखते हैं और साइंस को अलग रखते हैं। आप ये नहीं समझते डॉक्टर साहब कि फलसफे और मजहब की जंग है, साइंस इसमें बिल्कुल ही अलग है। जब लोग कहते हैं, बिल्कुल हालांकि जंग नहीं है, मगर जब लोग कहते हैं कि आम लैंग्वेज में कि यार आप देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, आप ही नहीं समझे डॉक्टर साहब के फलसफे में और मजहब में कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है। साइंस तो बिल्कुल ही मादी वजूद से डील करती है, तो साइंस क्या इसमें कोई अमल दखल नहीं, मगर बिल्कुल देयर इज अ वॉर बिटवीन फलसफा एंड रिलीजन। व्हाट डू यू थिंक? तो तारीखी तौर पे ऐसे ही हुआ ना, यूरोप में जो खिरद अफरोजी का दौर आया, एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, तो उसमें बुनियादी बात ये थी कि हम जो 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 जिंदगी बादल मौत है उसको हम एक तरफ करेंगे, वो तमाम बातें जिनकी कोई मादी हैसियत नहीं है, मादी वजूद नहीं है, उनको हम अलग करेंगे, और जो दुनिया में जो कुछ होता है उसको हम अलग करेंगे, और दुनियावी बातों के लिए हम दुनियावी उसूल तलाश करेंगे। आखिर क्या वो चीज है जो एक पत्थर को नीचे खींचती है, उसको आप नाम दे दें कशिश सकल या ग्रेविटी, मगर वो है क्या, और उसको आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे? तो न्यूटन का जो कानून है m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड, साथ उसका जो हरकत का कानून है, उनको जब आप जोड़ते हैं तो बेशुमार मज़ाहिर आपके सामने काबिल समझ हो जाते हैं, और जिनको आप बहुत बारीकी से फिर जान सकते हैं, आप पेशन गोइयां कर सकते हैं, उन पेशन गोइयों को आप फिर अपने मुशाहिदात के साथ मिला सकते हैं। तो इस तरह से जब हमने हजारों लाखों मुख्तलिफ फिनोमेना को चंद बुनियादी उसूलों की बिना पर समझा, तब हमें कॉन्फिडेंस आया, एक एतमाद आया कि साइंस कोई ऐसी चीज है, एक बड़ी कवी चीज है, इसमें बड़ा जोर है, इससे हम दुनिया को, मादी दुनिया को जान सकते हैं, और इसमें हमें कोई माबादुल तबियात की जरूरत नहीं है, कोई मेटाफिजिक्स की जरूरत नहीं, कोई फलसफे की जरूरत नहीं, बस एक उसूल है कि अक्ल, मंतिक, मुशाहिदा, तजर्बा, ये है जो साइंस की रहनुमाई करते हैं। बाकी चीजें वो जाने, उनका काम जाने, उससे साइंस को कोई सरोकार नहीं। तो ये फर्क आया, और ये फर्क आज भी है। तो देखिए, अब क्वांटम मैकेनिक्स से मुतालिक बहुत से सवालात उठते हैं। आखिर ये इंटेंगल स्टेट्स क्या होती हैं, क्यों ऐसे है, जैसा कि ईपीआर पैराडॉक्स में है, आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन पैराडॉक्स, कि आपने सिस्टम को यहाँ छेड़ा तो खरबों मील दूर एकदम उसका असर पहुंच गया। ये क्या बात है? तो इसमें आपको कोई फलसफे की जरूरत नहीं है, इसमें आपको क्वांटम मैकेनिक्स बेहतर तौर पे समझनी है। तो आज मैं कहूंगा कि जो नई साइंस दरियाफ्त होती है, जो नए मुशाहिदात होते हैं, जो नया इक्विपमेंट बनता है, जो नई थियरियां बनती है, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई फलसफे, नए फलसफे का कोई अमल दखल है। ठीक है डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब एक इसी से ही रिलेटेड सवाल है कि जब फिलोसोफर्स पे तनकीद की गई तब फलसफी जो तब जब साइंसदान होते थे तब वो फलसफी भी होते थे और साइंस भी करते थे। डॉक्टर साहब इमाम गजाली ने जो एक दो उनके जो वीक पॉइंट्स उठाए थे एरिस्टोटल के, जैसे एरिस्टोटल कहता था कि द मैटर इज इटर्नल, ठीक है। थियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर चीज फना है। एरिस्टोटल का ये व्यू था कि सोल की मौत हो जाती है, जैसे इंसान मर जाता है तो उसकी सोल भी एक तरह से खत्म हो जाती है। उसका ये दूसरा पॉइंट थियोलॉजिस्ट कहते थे, और जो उस टाइम पे अशरीज कहते थे, गजाली ने भी ये पॉइंट लिया। उसने कहा कि नहीं, सोल इटर्नल है, सोल को मौत नहीं आती, रूह को मौत नहीं आती। तीसरा पॉइंट ये था उसका कि यार टाइम इनफाइनाइट है, जो एरिस्टोटल का जो व्यू था। उसके उलट हम जैसे वो जो थियोलॉजिस्ट लोग हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, या जो बेसिकली इल्मुल किताब पे जो यकीन रखते हैं, रिवील्ड नॉलेज पे, वो कहते हैं कि टाइम खुद एक पैदा करदा चीज है। तो डॉक्टर साहब उस टाइम पे की मैं जब बात कर रहा हूँ कि जब एक जो साइंसदान था वो फलसफी भी था, तो उसके इस जो एक उसका जो फिलोसफिकल लिटरेचर है और एक जो उसका साइंटिफिक लिटरेचर है, दोनों को मिक्स करके जब उस पर तनकीद की गई, तो आप नहीं समझते कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और मिसगाइड किया गया लोगों को? क्योंकि सोल के बारे में अकल नाकिस है सोचने में अकल नहीं सोच सकती सोल के बारे में बिल्कुल ही कि यकीन से नहीं कह सकती कि सोल क्या है, कहाँ जाती है, कैसे आती है। मगर एक मादी चीज में, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क में अकल काम करती है। तो डॉक्टर साहब इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि दो उनकी बिल्कुल, एक साइंटिफिक उनका वे था, एक उनका फिलोसफिकल वे था, उनको मिक्स करके उन पे क्रिटिसाइज किया गया, और फिर उसकी नतीजे में ये चीजें वजूद में है। जो मैंने इनकी जो इबारतें पढ़ी हैं, आपने भी इसका जिक्र किया अपनी किताब के अंदर, जो इस्लाम एंड साइंस है, द बैटल ऑफ रैशनैलिटी एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी में, तो इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब आप? वो आपने कई मुख्तलिफ बातें की। एक ये कि पुराने ज़मानों में आप फ़लसफ़ी भी हो सकते थे और साइंसदान भी। डॉक्टर भी हो सकते थे, रियाज़ी दान भी, और सर्जन भी हो सकते थे, सब कुछ आप, सर्जन, फिज़िशियन वग़ैरह-वग़ैरह सब कुछ। तो वो बड़ा सादा ज़माना था। उस वक़्त हम इतना कम जानते थे दुनिया के बारे में कि एक शख्स तो फिर बहुत कुछ, बहुत से शोबों पर महारत हासिल कर सकता था। अब वो मुमकिन नहीं है। अब ये है कि अगर आप कोई सा भी शोबा ले लें, तो अगर आप मेडिसिन ले लें, तो मेडिसिन की अब 500 मुख्तलिफ शाखें हैं और शाख दर शाख है। यही बात फिज़िक्स पर सादिक आती है, मैथमेटिक्स पे नए-नए शोबाजात हैं, जैसा कि कंप्यूटर साइंस, जो पहले वजूद रखते ही नहीं थे। तो हाँ, उस ज़माने में आप एक शख्स जो है बहुत कुछ जान सकता था, आज मुमकिन नहीं है। अच्छा, जहाँ तक रूह की बात है, सोल की बात है, तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़िज़िक्स का ताल्लुक उससे हरगिज़ नहीं है, फ़िज़िक्स का ताल्लुक इस मादी दुनिया के साथ है। हाँ, अगर आप ये साबित कर लें, अगर कोई भी ये साबित कर ले कि रूह का कोई मादी वजूद है, तो ठीक है, फिर फ़िज़िसिस्ट जो हैं, साइंसदान जो हैं, वो उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। इस पर कुछ दावे भी किए गए और कुछ तजर्बे भी किए गए। तो मिसाल के तौर पर ये एक कुछ लोगों ने ये किया कि एक शख्स जो बिस्तरे मर्ग पे है, उस उस बिस्तर को एक्चुअली एक स्केल के ऊपर एक वेइंग मशीन पे रखा गया, और जब वो मर गया, देखा गया कि कितना फ़र्क है पहले और बाद में। जो ही मरता, क्या उसका वज़न कम हो जाता? अब कुछ लोगों ने कहा कि 50 ग्राम कम हो जाता। ओके। वो कोई बात ना हुई। यानी आपकी अब जो रूह है वो है भी कि 50 नहीं है, 50 ग्राम की आपकी रूह है, हमारी जो रूह है। हैं? सही, सही। और अब पता नहीं 2 ग्राम का अगर है या 200 ग्राम का है, कुछ नहीं ना, ये सही, सारी क़ियास। सही, सही। और साइंस कहती है ठीक है, बता दो, अगर कोई ठोस सबूत है, तो हम फिर इस पे तहकीक करेंगे।
اگر نہیں تو we have too much else to worry about. Okay, Dr. Saab, let's come up to our second question. کہ دوسرا سوال جو میرا ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے پاکستان میں ابھی ڈاکٹر صاحب کچھ عرصے پہلے کہ انہوں نے سنگل کیریکولم کے حوالے سے ایک ہماری فیڈرل گورنمنٹ کچھ اصلاحات کیے تھے. I have gone through your interview with actually you had a great debate with Dr. مریم چپتائی صاحبہ, ان سے آپ کا ایک تھی ایک ڈیبیٹ. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے جو اس کی جو بنیادی نقص تھے وہ بیان کیے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنے سے ایجوکیشن سسٹم صحیح ہو جائے گا؟ کیا یہ امپلیمنٹیبل ہے؟ مجھے نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب یہ کلاس کلچر کے ساتھ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس کیونکہ بہت سارے کلاس کلچر, ایلیٹ کلاس, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس میں بالکل پاورٹی میں لوگ چلے جاتے ہیں. تو پہلے نظام کو درست کیا جائے اور نظام کے ساتھ ہی ہماری ایجوکیشن منسلک ہے کہ جب تک ہمارے پاس سرمایہ داری نظام امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہو جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے جس کے پاس ریسورسز ہوں گے ڈاکٹر صاحب وہ تو اس کو ایکسپلوئٹ کرے گا نا, وہ تو خرچ کرے گا, تبھی وہ اپنے بچوں کو اے لیولز او لیولز میں داخلہ دلوائے گا. اور جو غریب ہے وہ یا تو سرکاری یا مڈل اسکول میں یا مدرسے میں بچے کو داخلہ دلوائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بہت لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یہ نیرا فراڈ ہے, فراڈ ہے 100%. یہ او اور اے لیول کو چھونے نہیں والے ہیں. بالکل. جب وزیر تعلیم سے شفقت محمود سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اسے ختم کریں گے او لیول اے لیول کو, انہوں نے کہا ہاں ہم کر دیں گے, لیکن اس میں شاید 10 سال لگ جائیں, شاید 15 سال لگ جائیں. ارے بھائی 10-15 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ اگلے سال آپ یہاں حکومت کر رہے ہوں گے کہ نہیں. 10-15 سال کو چھوڑیے, اگر ختم کرنا تھا او اے لیول کو, اور میرا خیال ہے نہیں ختم کرنا چاہیے, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم ایک یکساں قومی نصاب اور یکساں نظام تعلیم لانے والے. تو یہ یکسانیت کہاں سے آئے گی اگر آپ نے ایک طرف او اور اے لیول رکھے اور ایسے اسکول جن میں ماہانہ 20, 30, 40, 50 ہزار روپیہ لیا جاتا ہے, صرف وہ اسکول جو 500 روپے والے ہیں, 2000 والے ہیں, ان کو آپ مدرسے بنا رہے ہیں. اس وقت مدرسے والے بڑے خوش ہیں اس سے, کیونکہ ان کی جیت ہو گئی. اب جتنا اسلام پڑھایا جائے گا عام اسکولوں میں وہ زیادہ ہے بنسبت مدارس کے. تو مولویوں کی تو اس وقت لوٹ مچی, ان کو تو سب کچھ اب مل جائے گا. پہلے تو دیکھیے مشرف نے تو اپنا سر بہت مارا, مدارس میں اصلاحات کرنے کی کوشش کی, مدارس نے کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے, ہم رجسٹر بھی اپنے آپ کو نہیں ہونے دیتے. چلو آخر میں کچھ رجسٹر ہو گئے, وہاں کچھ سائنس پڑھائی جا رہی ہے, یعنی آج سے کچھ سال پہلے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. مگر وہ کیا سائنس ہے بھائی؟ وہ سائنس اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح وہ مذہبی مواد پڑھتے ہیں, وہ رٹ لیتے ہیں اور پھر امتحان میں وہ اگل دیتے ہیں. کیا اس سے سیکھا؟ کیا سائنسی طریقہ کار انہیں آتا؟ اور دیکھیں تاریخی طور پر یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, ابن سینا جیسے, اب ابن سینا جینیس آدمی تھا, آپ کو پتا, اس نے 7 سال میں قرآن حفظ کر لیا پورا, جینیس ایکسپشن. اس نے مدرسے سے ایک چیز نہیں سیکھی. He was self-taught, self-made. اس نے یونان کی گریک لرننگ سے استفادہ کیا, یوں وہ ایک بہت بڑا طبیب بنا, ایک سرجن بنا, ایک مفکر بنا. اور باقیوں پر بھی یہ بات صادق آتی ہے, مدرسے سے پڑھ کے کوئی نہیں نکلا ہے, اور نہ اب نکلے گا جو اس قابل ہوگا کہ سائنس میں کچھ کر سکے. تو یہ اپنا یہ بس ایک میں کہوں گا فراڈ ہے, پورا فراڈ ہے.
इससे कोई बराबरी नहीं आएगी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में, बस सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि वो जो कुछ थोड़ी बची-कुची तालीम थी हमारी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा डिविजन्स आएँगी और ज़्यादा तफ़रीक पैदा होगी जो सही डॉक्टर साहब फिर भी हम इसको थोड़ा-सा तो खुशाइन कह सकते हैं कि नो डाउट कुछ बेहतरी आएगी जो निसाब पहले से बिल्कुल ही बोसीदा था, बिल्कुल ही पुरानी किताबें पढ़ी जाती है, अब उसमें थोड़ी-सी एटलीस्ट कुछ जिद्दत आ रही है, नो डाउट हम इसको सिरे से चेंज नहीं कर पा रहे। मगर एक कदम है जैसे आगे बढ़ने की तरफ। क्योंकि आपकी बात तो बिल्कुल इस पे सही सादर आती है और मैं भी यही कहता हूँ कि जब तक इसको बिल्कुल ही आप ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे, एक तालीमी निज़ाम नहीं होगा। या तो आप ए और ओ लेवल स्कूल का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ही सरकारी लेवल पर लाएँ, नर्सरी से प्री नर्सरी में लाएँ और फिर बच्चों का आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखें, फिर इक्वलिटी आ सकती है। जी सर। आई थिंक आवाज़ कट रही है। डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? हेलो? डॉक्टर साहब ये आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, बस अब आ रही है। हाँ, जी, जी, ठीक डॉक्टर है। साहब। चलें डॉक्टर साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट है। डॉक्टर साहब आपका एक मैंने आर्टिकल मैं तो पढ़ता रहता हूँ, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था आपका 2017 में। मैं आपको नाम बताता हूँ, आपको नाम याद आ जाता होगा। उसकी मैंने लाइन्स कुछ निकाल के रखी हैं। द पाकिस्तान्स प्रोफेसर्स माफिया, क्योंकि ये मेरे शोबे से रिलेटेड है तो मैंने इसकी लाइन्स निकाल के नहीं। डॉक्टर साहब आपको मैं उसकी कुछ लाइन्स पढ़कर सुनाता हूँ। जुलाई 2017 में आपने डॉक्टर साहब ये डॉन में लिखा था, और यूनिवर्सिटीज नीड टू बी रीओरिएंटेड टुवर्ड्स टीचिंग एंड मूव्ड फ्रॉम सो कॉल्ड रिसर्च। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन लाइंस के साथ, मगर जो हमारे पास एकेडमिक्स में जो प्रमोशन क्या कहें सेटअप रखा गया है या प्रमोशन स्केल या ग्रेड रखा गया है, वो तो इसी पे रखा गया है कि आपके पास when you will have more number of papers, when you will have more book chapters, blah blah blah, then you will be promoted। क्योंकि हमारे पास आप वाली बात के पाकिस्तान में जिद्दत तो है नहीं, बड़े बड़े इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स हमारे असातिज़ा जो हैं, हमारे प्रोफेसर हजरात पब्लिश कर रहे हैं, मगर उसमें साइंस में तो 0.001% भी कोई इजाफा नहीं हो रहा कि लोगों को कोई नई चीज़ मिले। या तो वो रिव्यू पर्चे छाप रहे हैं या कुछ मॉडिफिकेशन करके और पेपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब क्योंकि एक टीचर लेक्चर होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, भाई आपके पास पीएचडी हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, फिर उसके बाद 10 पेपर हो तो आप एसोसिएट लगेंगे, इतना एक्सपीरियंस हो, 15-20 पेपर हो तो प्रोफेसर लगेंगे आप। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छी है तो फिर आप डीन भी बन जाएंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो फिर आप वीसी भी बन जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये जो रेस लग गई है आजकल हमारे टीचर्स की, नो डाउट, तो फिर उनको तो रिसर्च इस तरह से वो कहते हैं ना कि रेस लग गई कि यार वो टीचर मेरे से आगे निकल रहा है रिसर्च पेपर्स में, तो क्यों ना मैं भी करूं। तो नो डाउट उससे तो हमारी टीचिंग अफेक्ट होती है। इसका क्या आप, और अगर वो रिसर्च पेपर्स ना लिखें और इस तरह ना करें तो फिर टीचिंग का कौन सा ऐसा मेथड बताते हैं कि जिससे टीचिंग से इवेल्यूशन की जाए टीचर की? देखें, बहुत आसान है। जी डॉक्टर। इस ज़माने में जब इंटरनेट आम है, जब ज़ूम जिस पर अब हम बात कर रहे हैं, ये हर एक को दस्तयाब है। तो आप पूछ लें टीचर से, मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए कि आपके सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, इस पर आप मुझे 5 मिनट में समझा दें। और अगर आपको आता है, आप समझा सकेंगे। आपको वो अल्फाज कुदरती तौर पर मिल जाएंगे, इफ यू नो योर सब्जेक्ट। और अगर नहीं आता तो पोल खुल जाएगा। तो टीचिंग को इवैल्यूएट करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, खास तौर पर आजकल के जमाने में जब डिस्टेंस लर्निंग पर पूरी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं। अब आप देख लीजिए कि पिछले मार्च से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां डिस्टेंस लर्निंग पर चल रही हैं। अब ये कुछ खुली हैं, फिर दोबारा बंद हो जाएंगी।
اب وہ ان کے لیکچرز لیجئے اور ان کو دیکھیں تو وہ ایک چیک ہو گیا. دوسرے یہ کہ اگر آپ کو ٹیچنگ ایویلیویٹ کرنی ہے تو اور پروموشن اس کی بنیاد پہ کرنی ہے تو پھر آپ ایک سٹنگ کوائیں جس میں ٹیچر ہوگا اور کوئی آڈینس ہوگی اور وہ آڈینس کے سامنے اپنے سبجیکٹ یا اس کوئی خاص موضوع کے خد و خال پیش کرے گا. اگر وہ کر سکتا ہے اچھی طرح سے تو آپ اس کو نمبر دیں گے, آپ اس کو اے پلس, اے مائنس, بی وغیرہ جو بھی گریڈ دینا ہے وہ دے سکتے ہیں. دیٹ ول کاؤنٹ ٹورڈز ہز ایویلیویشن. اب جیسا کہ آپ نے بتایا مسئلہ یہ بنا ہے کہ ہم نے ریسرچ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے, مگر یہ اصل ریسرچ تو نہیں ہے, یہ جعلی ریسرچ ہے, یہ چوری چکاری ہے جس میں آپ انٹرنیٹ سے اٹھا کر کچھ لے کر آتے ہیں یا جھوٹ موٹ کا ڈیٹا بناتے ہیں. ایسا بھی بہت ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹ کسی نے کیا نہیں لیکن نمبر پھر بھی آ گئے اور ایرر بارز بھی ڈال دیے. تو دس از کمپلیٹ نان سینس دیٹ از ناؤ گوئنگ آن. جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں, اسلام آباد یونیورسٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, پڑھانا شروع کیا تو اس وقت فل پروفیسر کو 12 پبلیکیشنز کی ضرورت ہوتی تھی. آج کل تو ہر ایرا غیرہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 15 نکال دیتا ہے, آدھا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. مگر ٹھیک ہے, اب ڈھیروں ڈھیر پبلیکیشنز نکل رہی ہیں, فائدہ کیا؟ سائنس کی دنیا تو اس کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی غلط پالیسی ہے, ایسی احمقانہ پالیسی ہے کہ اب عقل حیران رہتی ہے. اچھا, میں نے ایچ ای سی کے چیئرمین سے بھی اس پر بحث کی ہے, پبلکلی بحث کی ہے. یہ موجودہ نہیں, اس سے پہلے اور اس سے پہلے بھی, اور یہ ٹی وی پر بحثیں ہوئی ہیں. وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ اب جو پروفیسر مافیا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ڈنڈے لے کر کھڑا ہو جاتا. یہ اسی ہفتے کی بات ہے کہ ایچ ای سی کے سامنے مظاہرہ ہوا. مظاہرہ کس بات کا؟ پروفیسروں کا مظاہرہ کہ ہمیں ٹی ٹی ایس پر, یہ ٹینیور ٹریک سسٹم جو ہے, اس پر اب کیوں انکریمنٹ مزید نہیں لگ رہے. ارے بھائی, پہلے سے تم لے رہے ہو مہینے کے 3-4-5 لاکھ روپیہ, تمہارا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا ہے. کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ او پروفیسر صاحبان, خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کرو. تمہاری لاکھوں روپے کی تنخواہ, کام ایک دھیلے کا نہیں کرتے ہو, جانتے مانتے کچھ بھی نہیں ہو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں, اور ادھر پلے کارڈ لے کر کھڑے ہو جاتے ہو. شرم کرو, شرم کرو. I agree with you, Dr. Saab. I agree with you completely. بالکل. ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں آخری کوشچن کی طرف. ڈاکٹر صاحب, if tomorrow you will get a good position in Pakistan for making educational policy etc. کل کو آپ کوئی چلیں ایجوکیشنل منسٹر بنتے ہیں, یا چلیں میں کہتا ہوں پرائم منسٹر بنتے ہیں, نہیں پرائم منسٹر کی تو چلیں نہیں سنی جاتی, بدوا کیوں دے رہے ہیں مجھے, یا چلیں جس کی سنی جاتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی سنی جاتی ہے, تو چلیں اگر آپ اس طرح بن جاتے ہیں, اس طرح بھی چلیں. جوکس اپارٹ, ڈاکٹر صاحب کون سی آپ 3 مین چیزیں کریں گے پاکستان ان ٹرمز آف ایجوکیشنل پالیسی؟ 3 چیزیں ڈاکٹر صاحب کچھ مجھے گنوائیں. میں ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کی سمت درست کروں گا, اور سمت درست کرنے کا مطلب ہے کہ جو باقی دنیا تعلیم سے مطلب لیتی ہے وہ یہاں کروانے کی کوشش کروں گا. یعنی کہ تعلیم وہ چیز ہے جو دماغ کھولتی ہے, جو رٹی نہیں جاتی ہے, جو ایک دماغ کو کھولتی ہے, جو تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاوا دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے بہت سی تبدیلیاں کرنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو
جو امتحانات کا نظام ہے وہ بدلنا ہے, جو نصابی کتب ہیں وہ بدلنے ہیں, جو یہاں ٹیچرز کو جس طرح سے چنا جاتا ہے وہ بدلنا ہے. انفراسٹرکچر اسکولوں میں جگہ جگہ بہت برا ہے. جو مہنگے اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, ادھر تو ٹھیک ہے, بہت اچھا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو غریب اسکول ہیں وہ بالکل ہی کسی حال میں نہیں ہے. تو میں ڈیفینس سے لے کر ادھر پیسہ لگاؤں گا. تو صرف 3 چیزیں نہیں, مجھے 15, 20, 25 چیزیں بیک وقت کرنا ہوں گی. یہ تو اسکول کی تعلیم کے لیے. یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے الگ اقدامات ہیں. تو وہاں ایک تو یہ کہ جو ہم نے پروفیسرز کی پروموشن کے کرائیٹیرین رکھے ہیں وہ بدلنے ہیں. ہمیں ایک اسیسمنٹ کا نظام وہاں پر لانا ہے, اور وہ اب انٹرنیشنل اسیسمنٹ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں اب وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو دوسروں کو ٹھیک طرح جج کرنے کے قابل رہے. لہٰذا ایک نیا اسیسمنٹ کا طریقہ ہمیں نکالنا ہے آف ٹیچرز اینڈ آف اسٹوڈنٹس, اور وہ بین الاقوامی ہی ہو سکتا. اب دیکھیں, ہم فزکس کی اگر بات کریں تو SATs انڈر گریجویٹ لیول کے لیے ہے, GREs گریجویٹ لیول کے لیے ہے. تو اگرچہ ان میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, مگر جو ان میں آبجیکٹیوٹی ہے وہ کافی حد تک ریزنیبل اور ریلائبل ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے کوئی COS نہیں بنانے والا, کوئی وزیر اعظم بھی نہیں بنائے گا. تو یہ خیالی پلاؤ پکانے والی بات ہے. نہیں سر, ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ می, بینگ وتھ us, and we have learned a lot from you, and انشاءاللہ بہت ہی جلد پھر کسی انشاءاللہ ٹاپک پہ آپ کو تکلیف دیں گے بات کرنے کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ فار, Okay, good talking to you. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر پرویز امیر علی ہود بھائی. آپ نے ضرور ان کی باتیں انجوائے کی ہوں گی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ایسے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جلد ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.